अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ़ोन की लगातार बजती घंटी ने मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। मैंने आधी खुली आंखों से दीवार घड़ी की तरफ देखा, लेकिन सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आया। आखिरकार आंखों को रगड़ता हुआ उठ बैठा। फ़ोन लगातार बज रहा था। मुझ जो कोई भी था बहुत ही ढीठ था, वरना अब तक जवाब ना मिलने की सूरत में हिम्मत हार चुका होता। मैं लड़खड़ाता हुआ फ़ोन तक पहुंचा और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो जी, कौन? मेरी आवाज़ अब भी नींद से बोझल थी। दूसरी तरफ से अम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने जहाँ तक हो सका नींद को दूर भगाने की कोशिश की। सब ठीक तो है अम्मी? आपने सुबह ही सुबह फ़ोन किया? मैंने लहजे में परेशानी समोने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था कि अम्मी हर छुट्टी वाले दिन ज़रूरी फ़ोन करती हैं और मेरी सुबह उनके नज़दीक दोपहर होती है। ये सुबह है? टाइम देखा है तुमने? पूरे 11 बज चुके हैं और तुम इसे सुबह कह रहे हो। अम्मी की तेज़ आवाज़ ने मेरे सोए हुए दिमाग को एकदम अलर्ट कर दिया। सॉरी अम्मी, आप तो जानती हैं कि आज छुट्टी है। ऑफिस के लिए हर रोज़ इतना जल्दी उठना पड़ता है। अब अगर मैं छुट्टी वाले दिन भी जी भर के ना सोऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो फिर आपको परेशानी होगी। मैंने नॉन स्टॉप बोलते हुए कहा। तौबा है, एक तो तुम बगैर देखे शुरू हो जाते हो। मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था और तुमने वो बात भी दिमाग से निकाल दी। अम्मी ने ज़रूर बोलते हुए अपने माथे पर हाथ मारा होगा, क्योंकि ये अम्मी की बल्कि ज़्यादातर औरतों की आदत होती है। मैंने ख्यालों में अम्मी को देखा और मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जी अम्मी, बताइए क्या बात है? मैंने जल्दी से पूछा। बेटा, हमने सरमद की डेट फिक्स कर दी है। इंशाअल्लाह अगले जुमे को बारात है। तुम अब जल्दी से छुट्टी लेकर आ जाओ। अम्मी ने मुझे बात बताई, जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है अम्मी, मैं कल ही छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दूँगा। मेरे लहजे में भरपूर खुशी झलक रही थी, जिसे सुनकर अम्मी भी खुश हो गईं। मैंने और कुछ एक बातें करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। मेरा इरादा और सोने के बजाय शावर लेकर नाश्ता तैयार करने का था, इसलिए मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैं एक सरकारी जॉब करता था और मेरा ट्रांसफ़र लाहौर हो गया था। मरी की दिलकश और ठंडी फ़िज़ाओं से निकलकर लाहौर की गर्मी में आना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। मैं कहाँ इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन हाय ये नौकरी! किसी न किसी तरह मैंने ख़ुद को एडजस्ट कर ही लिया, और बड़े भाई की शादी की खबर ने लाहौर की गर्मी में सुहानी सी ठंडक पैदा कर दी। दूसरे दिन मैंने ऑफ़िस पहुँचते ही बॉस को छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा दी, तो जैसा कि उम्मीद थी फ़ौरन मेरा बुलावा आ गया। मैं दिल में जल तू जलाल तू पढ़ते हुए बॉस के कमरे की तरफ बढ़ गया। उनके गुस्से को मैं अच्छी तरह जानता था। मेरे ऑफिस कोलीग्स के चेहरों पर बिखरी मुस्कुराहट मेरे हौसले को और पस्त कर रही थी। ऑफिस में कदम रखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि बॉस वाकई गुस्से में थे, लेकिन उनका गुस्सा भी एक गुब्बारे की तरह था कि जैसे ही उसमें कांटा चुभाया जाए सारी हवा निकल जाती थी। एक और बात भी थी कि बॉस को रंग गोरा करने का बहुत शौक था। जहाँ कोई नुस्खा हाथ लगा, किसी क्रीम लोशन का इश्तिहार पड़ा, फ़ौरन ख़रीदने निकल गए। भांत भांत की क्रीमें इस्तेमाल करने की वजह से उनके चेहरे पर दाने से निकल आए थे, और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि बॉस आजकल उन दानों की वजह से बहुत परेशान हैं। सो मेरे दिमाग ने फ़ौरन एक तरकीब सोच ली। आखिर उनका गुस्सा भी तो कम करना था। मैंने दरवाजे में खड़े होकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर मरे मरे कदमों से चलता हुआ मेज़ के नज़दीक पहुंचा और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि न जाने बॉस अब क्या कहते हैं। सुना है रोहान साहब को छुट्टी चाहिए। बॉस के लहजे में तंज मुझे साफ महसूस हुआ। जी सर, वो दरअसल मेरे भाई की शादी है, तो इस सिलसिले में। मेरे लहजे की हकलाहट साफ महसूस की जा सकती थी। शादी आपके भाई की है और छुट्टी की जल्दी आपको है।
अभी तो बहुत से दिन पड़े हैं और आपको ऑफिस ज्वाइन किए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ है। अगर अभी से आपने इतनी छुट्टियां करनी शुरू कर दी तो आप आगे क्या खाक काम करके दिखाएंगे। बॉस बातें बनाने में माहिर थे। वो दरअसल भाई के साथ एक मसला है, इसी वजह से मुझे पहले जाना पड़ रहा है। मैंने दिमाग में फ़ौरन सारा प्लान सोच लिया था। बॉस का कोई भरोसा नहीं था कि वो छुट्टी ही नहीं देते। क्या आप मुझे वो प्रॉब्लम बताना पसंद करेंगे? तंज करने में बॉस का कोई जवाब नहीं था। सर, उन्होंने कुछ दिन पहले एक क्रीम इस्तेमाल की थी, रंग गोरा करने की। मैंने कनखियों से बॉस के चेहरे का जायज़ा लेना चाहा और जैसा कि मुझे उम्मीद थी वो फ़ौरन ध्यान से सुनने लगे। लेकिन उस क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। जो ही उन्होंने वो क्रीम इस्तेमाल की, उनके चेहरे पर लाल लाल दाने निकल आए। बॉस लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़े। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बेचैनी जाहिर हो ही गई। मुझे हंसी आने लगी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। अब क्योंकि भाई की शादी बहुत करीब है और दाने अभी तक ख़त्म नहीं हुए, तो अम्मी बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फ़ौरन छुट्टी लेकर आ जाऊं, ताकि भाई को किसी अच्छे से स्किन के डॉक्टर को दिखाऊं, ताकि शादी के वक्त वो इन दानों की वजह से अजीब न लगें। मैंने चेहरे पर ज़माने भर की मिस्कीनी, गरीबी लाते हुए कहा, ठीक है रोहान, तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। बॉस ने मुझसे कहा। वो क्या सर? मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा, हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि उनकी शर्त क्या होगी। अगर तुम्हारे भाई का चेहरा ठीक हो गया तो तुम मुझे भी ज़रूर बताओगे, ताकि मैं भी अपना इलाज कर सकूं। तुम जानते हो कि मेरे साथ भी यही मसला है। बॉस का गुस्सा उड़न छू हो चुका था। जी सर, ज़रूर। इतना कहने के बाद मैं फ़ौरन कमरे से निकल आया, कहीं बॉस का इरादा बदल न जाए। अपनी सीट पर पहुंचते ही मेरा कंट्रोल ख़त्म हो गया और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दूसरे दिन मैंने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी और सामान उठाकर बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। मेरी खुशकिस्मती जो बाद में बदकिस्मती में बदल गई कि मुझे ऐसी बस में जगह मिल गई जो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बस एयर कंडीशन थी। बस के अंदर पहुंचते ही मुझे लगा जैसे मैं तपते रेगिस्तान से जन्नत में आ गया हूँ। मैंने खाली सीट देखकर अपना बैग उस पर फेंका और ख़ुद भी बैठ गया। अभी मुझे बैठे कुछ देर ही हुई थी कि मुझे एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अगर आपको सामान उठाने की जहमत ना हो तो। मैं फ़ौरन सावधान हो गया। वो जो भी थी बहुत खूबसूरत थी। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ीं तो वापस आना ही भूल गईं। उसने खखारते हुए मुझे टोका तो मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आ गया। मैंने जल्दी से बैग उठाकर गोद में रखा तो वो जल्दी से बैठ गई। मैं पूरी तरह से उसे ध्यान से देख रहा था और मुझे आसपास का कोई होश नहीं था। कब गाड़ी रवाना हुई मुझे कुछ खबर नहीं हो सकी। उसने मुझे घूरते हुए महसूस किया और गुस्से से बोली, मिस्टर, आपको और कोई काम नहीं जो यूं दीदे फाड़ कर मेरी तरफ देख रहे हैं? काफ़ी मुंह फट है। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, लेकिन उसके कान भी बहुत तेज़ थे। बोली, आपने क्या कहा अभी? जी कुछ नहीं। मैं तो बस इतना ही कहा था कि क्या आप मरी जा रही हैं? मेरी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि वो अचानक फट पड़ी। क्या मतलब है आपका? भला मैं क्यों मरने लगी? और ये दूसरों से आपका क्या मतलब है? मैं आपको जानती तक नहीं और आप मेरे मरने की बातें करने लगे। अभी तो मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह न करे कि अभी मैं मरूं। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई और मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मैंने ये सवाल पूछा था। देखिए मोहतरमा, मैं उस मरने की बात नहीं कर रहा। मैं तो मरी शहर जाने की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी बात की सफाई दी। तो यूँ बोलिए ना, मैं वाकई मरी जा रही हूँ और मेरा नाम मोहतरमा नहीं बल्कि इज़्ज़ा है, इज़्ज़ा खान। उसने यूँ गर्दन अकड़ाई जैसे इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हो।
और मेरा नाम रोहान है, रोहान खान। जवाब में मैंने भी उसी की तरह गर्दन अकड़ाई। कुछ देर वो मुझे गौर से देखती रही और फिर ठहाका मार कर हंस पड़ी। बहुत खूब रोहान साहब, आप वाकई दिलचस्प आदमी हैं और फिर मेरी तरह खान भी हैं, तो क्यों ना दोस्ती कर लें। उसने मुस्कुराते हुए सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा तो मैं गड़बड़ा गया। दरअसल उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मैं उसके जादू में डूब गया था। बिल्कुल जनाब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतनी खूबसूरत लड़की हमें दोस्ती का ऑफ़र कर रही है। मेरा कॉन्फिडेंस लौट आया था और वो दिलचस्प नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। इसके बाद बातों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। बस से बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन हम बातों में इतना मगन थे कि हमें आसपास का कोई होश नहीं था। पता तो उस वक्त चला जब बस एक झटके से रुक गई। हमने हैरान नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि मरी तो अभी बहुत दूर था और बस रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चाँद की रोशनी में बस इतना ही नज़र आ सका कि वो कोई वीरान सा इलाका था। ऊंचे नीचे पेड़ भूतों की तरह दिखाई दे रहे थे और जगह जगह फैली झाड़ियाँ अजीब डरावनी सी लग रही थीं। मैंने उधर से नज़र हटाकर बस में देखा तो सब लोग यही जानने की कोशिश में थे, रोहान क्या हुआ, ये बस क्यों रुक गई, क्या कोई ख़राबी हो गई है। इज़्ज़ा की आवाज़ पर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सवाल भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे क्या पता, वैसे लगता तो है कि कोई ख़राबी पैदा हो गई है, वरना इस वीरान इलाके में रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर नज़रें जमा दीं। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों नीचे उतर गए थे, शायद ख़राबी चेक करने के लिए। बहुत देर हो गई लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। बहुत से लोगों ने नीचे जाने का इरादा किया तो मैं भी अपनी सीट से उठ गया। हम सब मिलकर बाहर आ गए, लेकिन बाहर आकर एक बहुत ही परेशानी वाली सिचुएशन हमारे इंतज़ार में थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गायब थे। हमने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। पहले तो हमने समझा कि शायद टॉयलेट वगैरह के लिए झाड़ियों की तरफ गए होंगे, लेकिन हर जगह तलाश करने के बावजूद वो कहीं नहीं मिले। हम तो बहुत परेशान हो गए। इस वीरान इलाके में बस की खराबी और फिर अब उन दोनों का गायब होना हमें किसी और ही तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन अपने शक का इजहार हमने एक दूसरे से नहीं किया। सभी एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। औरतों को हमने बाहर नहीं आने दिया। अभी हम इसी मसले पर गौर कर रहे थे कि अचानक बस ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गई। लेकिन वो ज़लज़ला नहीं था, क्योंकि हमारे कदमों के नीचे की ज़मीन बिल्कुल ठहरी हुई थी। औरतें चीखती चिल्लाती हुई बस से बाहर आ गईं। इज़्ज़ा सीधी मेरी तरफ आई। वो काफ़ी परेशान थी। मैंने उसे समझाया कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं, बस अब थम चुकी थी। हमने औरतों को समझा बुझाकर दोबारा बस में भेज दिया और उस वक्त हम हैरान रह गए कि जैसे ही औरतों ने बस के अंदर कदम रखा तो वो फिर से हिलना शुरू हो गई। औरतों ने अंदर जाने से मना कर दिया। हमने अंदर जाकर अपने अपने बैगों को उठाया और बाहर आ गए। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही हम बाहर आते बस रुक जाती। ना जाने कैसा जादू था, बस का ख़राब होना, फिर ड्राइवर और कंडक्टर का गायब होना और फिर बस का हिलना हमें यकीन दिला चुका था कि कुछ न कुछ तो है ज़रूर। इज़्ज़ा तो मेरे बाजू से चिमटी हुई थी। दूसरी औरतों का भी बुरा हाल था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे, यानी पूरी रात गुजारने के लिए हमें कोई सेफ ठिकाना चाहिए था। सड़क पर तो रात नहीं गुजारी जा सकती थी और वैसे भी आसमान बादलों से भरा पड़ा था, क्या पता कब बरस पड़े। सब मर्दों ने फैसला किया कि औरतें यहीं ठहरें और वो कोई ठिकाना तलाश करते हैं, लेकिन औरतों में से कोई भी अकेली रहने पर राज़ी नहीं हुई। मजबूरन उन्हें भी साथ ले जाना पड़ा। हमारा डायरेक्शन सड़क से दाईं तरफ था। वहाँ वैसे तो कोई पनाह लेने वाली जगह नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर कोई जगह मिल जाए। झाड़ियों से उलझते और ऊंचे नीचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
चांद कभी बादलों की ओट में हो जाता और कभी अपनी रहस्यमयी सी रोशनी बिखेरने लगता। सब लोग ऐसे खामोशी से चल रहे थे जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। इज़्ज़ा का हाथ मेरे हाथ में था और हम झाड़ियों में सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते अचानक मेरा पाँव किसी चिकनी सी चीज़ पर से फिसला। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल की लाइट उस पर मारी तो मेरे होश उड़ गए, जबकि इज़्ज़ा की चीख ने सबके दिलों को सहमा दिया। बात ही कुछ ऐसी थी, वो चीज़ जिस पर मेरा पाँव फिसला वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी बस के ड्राइवर का चेहरा था। यानी चेहरे की खाल खोपड़ी से अलग थी, पास ही चेहरे का ऊपर वाला हिस्सा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत महारत के साथ माथे, कानों और ठोड़ी के पास तक का हिस्सा काट डाला था। आम शब्दों में इसे चमड़े का मास्क भी कह सकते हैं। सारे लोगों के जिस्मों में सर्दी की लहर दौड़ गई। हम उस ड्राइवर की तकलीफ़ का अंदाज़ा अच्छी तरह कर सकते थे। उसका बेजान जिस्म एक तरफ पड़ा था। उसके कटे फटे चेहरे की तरफ देखना संभव नहीं था। न जाने किस सोच के तहत मैंने वो मास्क उठा लिया। मुझे बहुत ही घिनौना सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने फिर भी उसे फेंका नहीं। खुदा के लिए रोहान, इसे फेंक दो, मुझे डर लग रहा है। इज़्ज़ा मेरे कंधे से लगी थर-थर काँप रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। थोड़ी दूर जाकर हमें कंडक्टर की भी लाश मिल गई, लेकिन उसकी हालत भी पहले वाले से अलग नहीं थी। उसके चेहरे का चमड़ा भी गायब था। सब लोग बहुत डरे हुए थे और आने वाले वक्त से लरजे हुए थे। ना जाने आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। वो कौन थे जिन्होंने इन दोनों की ये हालत की थी? और हैरत की बात तो ये थी कि हमें उनकी चीख भी सुनाई नहीं दी थी। मुझे यकीन हो चुका था कि हम ज़रूर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि वापस बस की तरफ चलना चाहिए, हालांकि ख़तरा तो वहाँ भी मौजूद था। अभी हम कुछ तय नहीं कर पाए थे कि हमें चांद की मध्यम रोशनी में एक इमारत नज़र आई। हमने उसी तरफ जाने का इरादा किया और कुछ देर बाद हम उस इमारत के बिल्कुल सामने थे। वो इमारत इसी माहौल की तरह बहुत ही रहस्यमयी सी लग रही थी, बहुत ही बदसूरत, किसी खंडहर की तरह। लेकिन बहरहाल कुछ तो ठिकाना करना था, इसलिए हमने अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने सावधानी के तौर पर अपने बैग से खंजर निकाल लिया था। उसको बैग में रखते वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन अब एक हथियार के तौर पर यह मेरे पास था। मैंने उसको मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। मुझे अपने साथ साथ इज़्ज़ा की भी सुरक्षा करनी थी। मैं सबसे आगे आगे था और बाकी लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। इमारत में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े थे। कुछ लोगों के पास टॉर्चें भी थीं, जिन्हें वो जला चुके थे। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह की वीरान इमारतों में चमगादड़ों का बसेरा होता है, लेकिन इस इमारत में कोई चमगादड़ नहीं थी। और सबसे अजीब बात कि जब से हम इस वीरान इलाके में भटक रहे थे, हमने कोई भी जानदार, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों तक की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। ये बहुत रहस्यमयी सी बात थी। मैं सारे कमरों को खोल कर देखने लगा कि कहाँ रात गुजारना बेहतर होगा, लेकिन सारे कमरे एक ही तरह थे, गंदगी से भरे हुए, और उनमें अजीब सी वहशत थी। लेकिन कुछ न कुछ तो करना था, इसलिए हमने एक कमरे की सफाई करके उसमें अपना सामान रखा और ख़ुद भी बैठ गए। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगीं, लेकिन उनमें से किसी का जवाब मेरे पास नहीं था। पैदल चल चल कर बहुत थकन महसूस हो रही थी, लेकिन हम में से कोई भी सोना नहीं चाहता था। और सबसे अहम बात जो मैंने महसूस करके सुकून की सांस ली कि हमारे बीच कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, वरना बहुत परेशानी हो जाती। इज़्ज़ा बहुत डरी हुई थी, लेकिन ज़बान से वो कुछ नहीं कह रही थी। मैंने उससे कहा कि वो आराम कर ले, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। पहले तो वो ना मानी, लेकिन फिर सोने के लिए लेट गई। लेकिन सोने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जैसे कहीं मैं उसकी बेखबरी में भाग न जाऊं। वो सो चुकी थी और मैं उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा। खंजर अभी तक मेरे हाथ में था। बाकी लोग भी ऊँघ रहे थे।
अचानक मुझे बाहर से आहट की आवाज़ आई। मैंने इज़्ज़ा का हाथ धीरे से नीचे रखा और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो गिनती में 7-8 थे। उनके चेहरे बहुत भयानक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर खाल ना हो, बल्कि सूखा हुआ गोश्त जो हड्डियों के साथ चिपक गया हो, और आंखों की जगह बड़े बड़े गड्ढे थे। कपड़े उनके जिस्म पर झूल रहे थे। वो धीरे धीरे इसी कमरे की तरफ आ रहे थे जहां हमने पनाह ली हुई थी। मेरे दिमाग में फ़ौरन ये बात आ गई कि ये वही होंगे जिन्होंने हमारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को मौत के घाट उतारा था, और वो भी बहुत ही वहशियाना तरीके से। मैंने फ़ौरन उस पुराने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और सबको इशारे से खामोश रहने को कहा। कमरे में सोए हुए सारे लोग अब उठ चुके थे और समझ चुके थे कि बाहर ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। औरतों की हालत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आंखों आंखों में इज़्ज़ा को हौसला दिया। आहटें अब बहुत करीब महसूस हो रही थीं और फिर बिल्कुल दरवाजे के पास आकर रुक गईं। मैंने सबको खामोश रहने के लिए कहा और ख़ुद दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। 1-2 आदमी और भी आ गए और दरवाजे के आगे जमकर खड़े हो गए। बहुत देर तक वो ज़ोर लगाते रहे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और फिर अचानक खामोशी छा गई। इतनी खामोशी कि हमें अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगी। न जाने मुझे क्यों लगने लगा कि इस खामोशी के बाद कोई बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, और मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। वो कमरा जिसमें हम मौजूद थे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बस हिलने लगी थी। हमें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। अगर हम अंदर रहते तो ज़रूर उस कमरे में दफन हो जाते, और अगर बाहर निकलते तो उन भयानक आदमियों के हत्थे चढ़ जाते जो हमारा चेहरा नोच करके हमें मौत के घाट उतार देते। कमरे का हिलना बढ़ चुका था और फिर छत और दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो गईं और सीमेंट उखड़ उखड़ कर हम पर गिरने लगा। जल्द ही कमरे की छत भी गिर पड़ती। हमारे लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलना ज़रूरी हो गया। मैंने इज़्ज़ा का हाथ पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खोल दिया। सब जल्दी से बाहर निकल आए। वो सब बाहर मौजूद नहीं थे, लेकिन थे इसी इमारत में। सब जल्दी जल्दी और आसपास देखते हुए चल रहे थे। मैं और इज़्ज़ा सबसे आगे थे, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सबसे आखिर में सबसे पीछे मौजूद लोगों की बहुत ही दिल खराश चीखें हमें सुनाई दी। ज़रूर वो बेचारे उनके हत्थे चढ़ गए थे, और उनका हश्र भी ड्राइवर लोगों की तरह होने वाला था। मैं दिल में उनकी तकलीफ़ को महसूस करके लरज़ गया। सब लोगों में भगदड़ सी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की फ़िक्र में था। मुझे अफ़सोस था कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। हम सब भागकर बाहरी गेट से बाहर निकल आए थे। वो वहशी अब हमारे पीछे नहीं आ रहे थे। उनको उनका शिकार मिल चुका था, और बाकी के बारे में वो फ़िक्रमंद नहीं थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका शिकार कहीं बचकर नहीं जा सकता। हम सब भाग रहे थे। जिसका जिधर मुंह लगा वो उधर ही भाग गया। मैं भी इज़्ज़ा को साथ लेता हुआ एक तरफ भागता जा रहा था। वो मास्क नुमा खाल अब भी मेरे पास थी, जिसे न जाने क्यों मैंने अब तक नहीं फेंका था। भागते भागते हम अचानक ठिठक कर रुक गए, क्योंकि हमारे सामने एक वहशी हाथ में खंजर लिए खड़ा था। उसका चेहरा अजीब, भयानक, बेरहम सा था। हमारे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। इज़्ज़ा डर के मारे मुझसे चिमट गई। उसका जिस्म थर थर काँप रहा था। मेरी अपनी हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन कुछ न कुछ तो करना था। मैंने इज़्ज़ा का हाथ मजबूती से पकड़ा और एक तरफ को दौड़ लगा दी। हम किसी न किसी तरह झाड़ियों से उलझते और बचते भागते जा रहे थे कि अचानक इज़्ज़ा को बुरी तरह ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैं अपनी ही धुन में भागा जा रहा था, इसलिए जैसे ही वो गिरी मैं फ़ौरन रुक नहीं सका, और जब रुका तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। इज़्ज़ा उस वहशी के हत्थे चढ़ चुकी थी।
वो मुझे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी। मैंने जैसे ही इज़्ज़ा को उस वहशी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की तो उसी बीच एक और वहशी आ गया। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ से वही मास्क जो ड्राइवर का चेहरा था छीनने की कोशिश की। मैंने मास्क वाला हाथ पीछे कर लिया और खंजर को उसकी तरफ बढ़ाया। वो बिदक कर पीछे हट गया। इधर इज़्ज़ा की दर्दनाक चीख मेरे कान से टकराई तो मैंने फ़ौरन मुड़ कर देखा तो दुख और दर्द से मेरा दिल तड़प उठा। वो वहशी इज़्ज़ा के ऊपर सवार था और खंजर को उसकी कनपटी से आगे रखकर काटना शुरू कर दिया। जो वो खंजर से चीरा लगाता जा रहा था, इज़्ज़ा की दर्दनाक चीखें ऊंची हो रही थीं। शायद वो इज़्ज़ा का हश्र भी उस ड्राइवर और कंडक्टर जैसा करना चाहता था। न जाने वो कौन थे और चेहरे की खाल उतारने का क्या मकसद था। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा इज़्ज़ा को बचाने के लिए, लेकिन पहले की तरह अब भी वही वहशी मेरे पीछे आ गया। उसका इरादा मुझसे वो मास्क छीन कर और मेरा हाल भी पहले वाले लोगों की तरह करने का था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक वो मास्क जैसी खाल मेरे पास रहेगी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इज़्ज़ा की चीखें मुझे वहशत में डाल रही थीं कि अचानक पूरे का पूरा खंजर पूरी ताकत से उस वहशी के पेट में घुसा दिया और वो एक भयानक आवाज़ निकालकर गिर गया। मैंने फ़ौरन इज़्ज़ा की तरफ देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं इज़्ज़ा को उस वहशी से छुड़ाने की कोशिश करता, वो अपना काम कर चुका था। इज़्ज़ा के चेहरे की खाल आसपास से कट चुकी थी। अब सिर्फ माथे वाली जगह बची थी। उस वहशी ने अपने दोनों हाथ इज़्ज़ा के माथे पर रखे और उसके चेहरे से पूरी खाल अलग कर दी। इज़्ज़ा की आखिरी चीख बहुत दर्दनाक थी। उसके बाद उसका सर एक तरफ ढलक गया। मैंने दुख से आंखें बंद कर लीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन वहशियों का क्या हश्र करूं। अचानक मुझे दूसरे लोगों का ख्याल आया। वो लोग पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगे। मुझे उनको हर हाल में बचाना है, ये सोचते ही मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगा। वो वहशी इज़्ज़ा को मारने के बाद उसके चेहरे की खाल को देखकर खुश हो रहा था। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। जैसे ही मैं उससे ज़रा और दूर हुआ, मैंने दौड़ लगा दी। उस वक्त मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने जिस वहशी को खंजर मारा था वो कहाँ गायब हो गया था। मैं भागते भागते उस जगह पर पहुंचा जहां उन वहशियों के हाथों बचने वाले लोग मौजूद थे। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने उनको समझाया और कहा कि जैसे भी पॉसिबल हो बस की तरफ पहुंचने की कोशिश करो। वो सब मेरी बात मानकर बस की तरफ बढ़ने लगे। मैं चलते हुए आसपास से भी सावधान था। मास्क लगातार मेरे हाथ में मौजूद था और उसकी वजह से मुझे यकीन था कि वो वहशी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझसे वो मास्क छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों की मुझे फ़िक्र थी। मेरे दिमाग में एक प्लान था, इसलिए मैंने सबको बस की तरफ जाने को कहा। हम जैसे ही बस के पास पहुँचे, वो वहशी ना जाने कहाँ से आ गए। सब लोगों की चीखें निकल गईं। वो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन मैंने चीख कर सबको बस के अंदर जाने को कहा। वो सब डरते डरते बस की तरफ बढ़ने लगे। मैंने उन वहशियों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वो हाथ ऊपर कर लिया जिसमें चेहरे का वो मास्क था। वो सब चौकन्ना होकर मेरी तरफ देखने लगे। उनका ध्यान बस में जाते लोगों से हट गया था। इससे फ़ायदा उठाकर सारे लोग बस में दाखिल हो गए थे। मैंने ऊंची आवाज़ से उन वहशियों को कहा, अगर उन्होंने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस मास्क को जला दूंगा। इस बात का रिएक्शन जानने के लिए मैंने भी अपने कदम सबकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन उन वहशियों में कोई हरकत नहीं हुई। शायद वो वाकई उस मास्क को ज़ाया नहीं होने देना चाहते थे। शायद वो वाकई उस मास्क को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। मैं जल्दी से उस बस में दाखिल हो गया और बस को स्टार्ट करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि बस फ़ौरन स्टार्ट हो गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो वो वहशी तेज़ी से बस की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो बस के नज़दीक आ जाते तो फिर हमारा बच निकलना असंभव हो जाता। मैंने फ़ौरन मास्क वाला हाथ खिड़की से बाहर निकाला और मास्क को उन वहशियों की तरफ फेंक दिया। वो ठिठक कर रुक गए और फिर तेज़ी से मास्क की तरफ बढ़े। मैंने इस मोहलत से फ़ायदा उठाया और बस को तेज़ी से भगाकर ले गया। मैं नहीं जानता था
कि उन्होंने हमारी बस का पीछा किया था या नहीं, लेकिन मैं बहुत से लोगों को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया। जहाँ मुझे इस बात की खुशी है, वहाँ इज़्ज़ा के खो जाने का भी गम है, क्योंकि कुछ घंटों के बीच ही वो मेरे दिल और दिमाग पर छा गई थी और उसे मैंने अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाने का सोच लिया था। मेरी इज़्ज़ा मुझसे छिन गई थी। ये गम मेरे लिए असहनीय था। एक लंबे अरसे तक मैं दिल में कसक महसूस करता रहा, मगर फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गया। लेकिन आज भी जब इज़्ज़ा का ख्याल आता है तो दिल महसूस कर रह जाता है और आंखों में नमी तैरने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।